चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। अपना टॉपिक चल रहा था JIGL। लास्ट RTI वाला लेक्चर हम देख रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। अब हम इस चैप्टर के लास्ट फेज पे हैं। मेजॉरिटी चीजें हमने कवर कर ली। लास्ट लेक्चर में अपन ने इन्फॉर्मेशन कमीशन के ऊपर बात की थी। तो मैंने आपको बोला कि RTI को लेके दिस इज द एपेक्स बॉडी। ये RTI का एक्ट मैनेज करने के लिए सबसे सुपीरियर अथॉरिटी है। एक सेंट्रल लेवल पे है, एक स्टेट लेवल पे है। अब कैसा होता है, कुछ डेटा ऐसा होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, उनके कंट्रोल में आता है, तो वो सारा डेटा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन मैनेज करती है। पर हर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपने अपने लेवल की इंफॉर्मेशन होती है जो स्टेट लेवल के सब्जेक्ट है। तो अब गुजरात गवर्नमेंट है तो बहुत सारे काम पब्लिक डोमेन में गुजरात गवर्नमेंट भी करती है कि भाई ये मैटर इनके अंडर में आता है, ये काम ये लोग करते हैं। तो फिर गुजरात गवर्नमेंट जो है वो अपना डेटा मेंटेन करेगी, तो उसके लिए जो अथॉरिटी है दैट इज कॉल्ड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। और वो स्टेट वाइज हर एक स्टेट अपना अपना मेंटेन करेगा। तो ये सारी कंडीशन हमने देखी। अब इंफॉर्मेशन कमीशन में कितने लोग हैं, चीफ कमिश्नर है, बाकी कमिश्नर्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एज, टर्म ऑफ ऑफिस, ये सब हमने देखा। क्वालिफिकेशन की बात की हमने कि पब्लिक लाइफ में जनरल नॉलेज और वो सब चीज़ें उनका अच्छा होना चाहिए। उसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगा। कौन उनको सिलेक्ट करेगा, तो वे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। नॉमिनेशन के लिए कमेटी बनाई थी। ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। वैसा है। अब कल तक हमने जो भी देखा आप लोगों ने पढ़ा, उसमें कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी है तो बताओ, बोलो कोई डाउट्स। हाँ, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर देख लेते हैं। सेवेंथ पॉइंट, हाँ, उसका मतलब ये है कि कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और या एप्रीहेंशन का मतलब है किसी को अरेस्ट करना। ठीक है, तो अरेस्ट करने की प्लानिंग चल रही है। प्रोसिक्यूशन मतलब किसी के ऊपर केस चलाना। तो या तो कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, या अरेस्ट होने वाला है कोई, या फिर किसी के ऊपर केस चलने वाला है। अब ये सारा प्रोसेस चल रहा है, और ये कौन कर रहा होगा, पुलिस कर रही होगी, बाकी एजेंसीज कर रही होगी। ये सब प्रोसेस चल रहा है, और आपके RTI फाइल करने से और उनके इंफॉर्मेशन देने से ये प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है। मतलब जो ऑफेंडर है उसको कुछ एडवांटेज मिल जाता है, बच के निकल जाता है, तो भाई फिर ये बात गलत हो गई। ठीक है, तो उसके सिचुएशन में आपको RTI में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ऐसे इन्फॉर्मेशन जिसे ऐसा प्रॉब्लम आता है वो इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्ट रहेगी। वैसा फाइन। हाँ, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। जो पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसमें भी उनके पास पावर्स होते हैं। बहुत बार ना अलग अलग मैटर पे वहाँ पे डिस्कशन होती है। जैसे अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो आपको वहाँ बोलने का टाइम मिलता है। आपको स्पीकर को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि मुझे बोलने के लिए मौका चाहिए और ये मेरा टॉपिक है। तो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लोग रखते हैं, और फिर बाद में उसके ऊपर डिस्कशन होता है और सजेशन आते हैं, वैसा होता है। तो बहुत बार मैटर सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मैटर का मतलब कि अगर इसको टीवी पे दिखाएंगे तो पब्लिक में केओस क्रिएट हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब इश्यूज आ सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे भाई, ये जो आज की मीटिंग होगी पार्लियामेंट की, ये प्राइवेट रहेगी। इसको हम टीवी पे ऑन एयर लेके नहीं जाएंगे, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि इसको अगर रिकॉर्ड्स में भी नहीं रखना हो तो नहीं रखेंगे, या अगर रिकॉर्ड्स में रखते हैं तो पब्लिक नहीं करेंगे। रिकॉर्ड्स में रहेगा लेकिन वो प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल वैसा रहेगा। तो अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने इस तरीके की कंडीशन रखी है कि भाई ये सब चीजों को पर्सनल रखना है, बाहर पब्लिक नहीं करना है, तो फिर वो डिटेल RTI में कैसे दे सकते हैं। तो अगर कोई मांगेगा भी ना तो डिनाई करेंगे, वैसा रहेगा। ठीक है, और कुछ, और कोई पॉइंट में कुछ क्वेरी क्लियर, बाकी के पॉइंट्स। तो जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का उस पर चलते हैं, इसको खत्म करते हैं, और फिर वो वेबसाइट वाला भी आज देख लेते हैं, RTI की वेबसाइट कैसे काम करती है। अपील वाला प्रोसीजर हमने देखा, पेनल्टीज देखी, ज्यूरिसडिक्शन की बात की, गवर्नमेंट का क्या रोल है एक्ट को पॉपुलर करने में, उस पर बात की हमने। अब नेक्स्ट, ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। स्टार्टिंग में बात हो रही थी व्हाट इज अ पब्लिक अथॉरिटी। एक ऐसी अथॉरिटी जो या तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फ्रेम हुई हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने फ्रेम की हो, या पार्लियामेंट के थ्रू फ्रेम हुई हो, उसे हम पब्लिक अथॉरिटी बोलेंगे। पब्लिक अथॉरिटी से हम डिटेल्स या डेटा मांग सकते हैं, वैसी बात थी। तो ये सब पॉइंट्स थे। अब उसी के रिगार्डिंग कुछ आंसर है। सेक्शन नंबर एक्ट का जो है दैट इज सेक्शन 4। लैंग्वेज देखते हैं, कुछ आइडिया आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। एवरी पब्लिक अथॉरिटी अंडर द एक्ट हैज बीन एंट्रस्टेड विद द ड्यूटी to maintain records, publish manuals, rules, regulations, instructions in its possession as prescribed under the act। तो वो बात तो हमने देखी कि डेटा मेंटेन करने का काम इनका रहेगा।
According to the given section, every public authority shall maintain records duly catalogued and indexed. मतलब प्रॉपरली मेंटेन करेंगे. रिकॉर्ड्स मेंटेन करना अलग चीज है, फिर उसको ढूंढ पाना अलग चीज है. अपने साथ भी होता है, अपने पास कितना सारा, आपके पास इतना सारा नोट्स, मटेरियल, बुक सब कुछ है, पर उसको संभालने का तरीका मैटर करता है. फिर कभी कोई नोट्स चाहिए ना, अरे यार यहीं तो रखे थे, कहाँ गए, सब एक साथ बिखरा हुआ होता है, सब मिक्स हो जाता है, फिर आप ढूंढते जा रहे हो, तो वो एक पैम्फलेट आपको मिल नहीं रहा. बट ऑर्गेनाइज करके रखा हो कि भाई ये सारा मटेरियल है, तो उसको ढूंढना ईजी हो जाता है. तो यहाँ पे बोला है कि प्रॉपरली कैटेलॉग्ड एंड इंडेक्स्ड in a manner and the form which facilitates the right to information under this act and ensure that all records that are appropriate to be computerized are within a reasonable time and subject to availability of resources computerized and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated. सिंपल बोल रहे हैं कि भाई पब्लिक अथॉरिटी को ध्यान रखना है कि वो डेटा उस तरीके से मेंटेन करे कि कभी भी आरटीआई की एप्लीकेशन आए और डेटा देना पड़े तो उनके पास होना चाहिए. फिर ये नहीं कि डेटा अवेलेबल नहीं है. अब आप डेटा फिजिकल फॉर्म में स्टोर करो या कंप्यूटराइज फॉर्म में स्टोर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको रिट्राइव करना पॉसिबल होना चाहिए. आपने कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर कर दिया, फिर उसको जब व्यू कर रहे हो तो व्यू ही नहीं हो रहा, फाइल ओपन ही नहीं हो रही, तो क्या फायदा डेटा स्टोर करने का. बोले नहीं सब कुछ इसके अंदर ही, अरे पर दिख नहीं रहा ना, फिर डेटा जब जरूरी है तब अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके अंदर होने का क्या फायदा. तो ध्यान रखना है कि वो डेटा रिट्राइवेबल होना चाहिए, आप व्यू कर सको, प्रिंट निकाल सको, शेयर कर सको, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे होने चाहिए. वैसा सिंपल आंसर है. नेक्स्ट सेक्शन 4 का इसको बोलेंगे सबसेक्शन 1 और क्लॉज नंबर बी, वैसे बोला जाता है. सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, उसके आगे भी जाएंगे तो सब क्लॉज वैसे आएगा. एवरी पब्लिक अथॉरिटी हैज टू पब्लिश विद इन 120 डेज ऑफ द एनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट. अपनी बात हुई थी 120 डेज वाली स्टार्टिंग में, ठीक है. तो इनको कुछ पब्लिश करना पड़ेगा. क्या पब्लिश करना है वो देख लो. द पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड ड्यूटीज. हर पब्लिक अथॉरिटी को बोला कि 120 दिन पूरे होने से पहले आपको ये सारी चीजें जो है पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज कर देनी पड़ेगी. आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने फंक्शंस के बारे में, अपनी ड्यूटीज के बारे में बताना पड़ेगा. डॉक्यूमेंट रेडी कर दो कि आपका सरकारी डिपार्टमेंट क्या काम करता है. अगर किसी को जानना हो तो उसके पास कुछ डेटा होना चाहिए. वैसा पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज. आपके इस ऑफिस में जितने भी सरकारी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उनकी पोस्ट क्या है, उनका रोल क्या है, उनके पावर्स क्या है, तो उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. डिसीजन मेकिंग में क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए क्या नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब क्या रूल्स बनाए गए हैं, रूल रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शंस के लिए कोई मैनुअल्स अवेलेबल है या नहीं, वैसा हो गया. तो इन शॉर्ट कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में आप जाते हो, सपोज जोन ऑफिस है या म्युनिसिपल ऑफिस है, तो भाई इस ऑफिस के बारे में सारी जानकारी इस डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए. और ये डॉक्यूमेंट आपको एक्ट आने के 120 दिन में रेडी कर देना था. तो स्टार्टिंग में हमने बात की थी 2005 की बात है, तो अब तो हो चुका है. तो आपको एक यूजर मैनुअल, एक बुकलेट ऐसा कुछ मिलेगा, उसमें सारी डिटेल्स होंगी कि भाई ये जोन ऑफिस है, ये इसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ये ऑफिसर्स काम करते हैं, इतनी इतनी इनकी पोस्ट है और ये इनके पावर्स है, और ये सारा काम करने के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है. तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो अबाउट दिस ऑफिस, दिस प्रीमाइसेस, वो आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएगा. हम लोग काम कैसे करते हैं, हमारा डिसीजन लेने का तरीका क्या है, हमारे वर्किंग आवर्स क्या है, वर्किंग टाइम क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे पता चलेगा. वैसा ठीक है, ये चीज बोलिए. तो ये पूरा एक लिस्ट वाला आंसर है. आप इसमें सारे पॉइंट एज इट इज लर्निंग की जरूरत नहीं है, जितना आपको ध्यान में रहे उतना भी ठीक है. एक बार रीडिंग कर सकते हो, तो अगर नहीं समझ आएगा तो मैं स्पेसिफिक पॉइंट्स बता दूंगा, तो वैसे आप ट्राई करके देखना उसको, उससे वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहा हूँ. फिर यहाँ से एक पार्ट है दैट इज अमेंडमेंट. देखो हर एक्ट में कभी ना कभी अमेंडमेंट आता है. आरटीआई में भी अमेंडमेंट आया इन द ईयर 2019. अब अमेंडमेंट में कुछ चीजें इन्होंने ऐड की है. ये पॉइंट्स अपन ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, मैंने सिर्फ एक बार टैली करवाने के लिए रखे, रिपीट है, आप देख लो. मेन चीजें हाईलाइट की है. ये CIC और ये सब के बारे में बात हो रही थी, तो इनका एज, इनका टर्म ऑफ ऑफिस, वो सब पे हम बात कर चुके हैं. 65 ईयर्स की एज, 5 ईयर्स का टर्म, ये सब देखा था. तो सेम पॉइंट है. सैलरी अलाउंसेस की बात भी हो रही थी, वो इलेक्शन कमिश्नर के बराबर है ना. सेम पॉइंट्स, रिपीटेशन जा रहा है. ये सिर्फ आपको रिलेट कराने के लिए रखा है, बाकी मैं आंसर नहीं भी रखता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट तो कवर हो ही गया है. अब थोड़ा बहुत ना यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में समझा दिया, जो ऊपर नहीं था. देखो बोला है इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय क्लॉज 1 ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 324 है, जिसके क्लॉज नंबर 1 के थ्रू इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया. ये उसका सोर्स बता दिया. is responsible for the superintendent's direction and control of the preparation of electoral rolls and conduct of all the elections to the parliament and to the legislature of every state of election to the offices of the president and vice president held under the constitution. मतलब देश में जितने भी चुनाव होते हैं
वो सब करवाने का काम इनका है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको दिए वैसा। फिर बोला ऑन द अदर हैंड CIC एंड SIC आर स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब होता है लीगल, स्टैट्यूटरी मतलब लीगल बाय लॉ। आप मूवी देखने जाते हो थिएटर में, शुरुआत में आता है स्टैट्यूटरी वार्निंग, है ना, उसमें आता है भाई स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है, लीगल वार्निंग कि भाई आपको नहीं करना है। अच्छा, थिएटर में वो भी आता है, आप थिएटर में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अब मूवी चल रही है, रिकॉर्ड कर ली, यूट्यूब पर डाल दी, वो इलीगल है, उसके लिए आपको जेल हो सकती है। बट आपको पता ही है, लोग करते ही होता है, सेटिंग होती है और पायरेटेड मूवी तुरंत आ जाती है। तो थिएटर में मूवी रिलीज होती है, आधे घंटे में ऑनलाइन अवेलेबल होती है, कोई ना कोई उसको रिकॉर्ड करके पूरा जो है लीक कर देता है। पायरेसी बहुत होती है और फिर लोग टिकट का पैसा खर्च किए बिना मूवी देख रहे हैं, तो वो भी होता है, बट वो इलीगल है। अगर पकड़े गए तो कॉपीराइट एक्ट के थ्रू आपको जेल भी हो सकती है वैसा। बट ठीक है, कितना रोकोगे, प्रॉब्लम आती है। एक वो पिकासो वाला अपना एप्लीकेशन, हाँ, उसके ऊपर सब कुछ आ जाता है। जैसे मूवी सीरीज रिलीज होती है ना, वेब सीरीज में तो एकदम ओरिजिनल क्वालिटी, क्योंकि उसमें तो स्क्रीन है नहीं, स्ट्रीमिंग होता है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पूरा डाल देते हैं, तो वेब सीरीज आपको फ्री में मिल जाती है, सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। तो इंडियन यूजर से पैसे निकलवाना बड़ा टफ काम है ना। तो नेटफ्लिक्स वाला बेचारा परेशान है। बीच में नेटफ्लिक्स के जो फाउंडर्स हैं वो लोग इंडिया आए थे, कुछ मीटिंग थी, तो नेटफ्लिक्स वाले ने खुद बोला, इवन ये जेफ बेजोस भी आया था, अमेजोन के फाउंडर है, तो उन्होंने भी बोला, बोले यार इंडियन पब्लिक से पैसे निकलवाना बहुत टफ काम है। बोला हमको US की आदत है। अब नेटफ्लिक्स की जैसे बात हो रही थी, तो हाँ, सब्सक्रिप्शन नहीं होता। नेटफ्लिक्स तो 90s में आ गया था US में, तो कोई नई चीज नहीं है वहाँ के लिए। इंडिया में नया नया आया, तो अपने लिए OTT कुछ नया है, वहाँ पे तो चल रहा था। तो बोले हम लोगों को US के मार्केट की हैबिट है, और फिर हमने देखा कि इंडिया का 140 करोड़ लोगों का मार्केट है, तो हमने तो सोचा यहाँ बहुत कमाने को मिलेगा। अब इंडिया आए, अब US में क्या होता है कि अगर आप 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, ट्रायल, फ्री ट्रायल, तो अंडरस्टूड है कि वो फ्री ट्रायल लिमिटेड टाइम के लिए, कंपनी को भी तो पैसे कमाना है, तो 1 महीने के बाद तो पैसा लगेगा ना। बोले इंडिया में हमारा एक्सपीरियंस उल्टा था। बोले एक बार फ्री ट्रायल दिया ना, लोगों को फ्री की आदत लग जाती है। फिर क्या होता है ना, वो सोचते हैं कि जब 1 महीने तक तू फ्री में दिखा सकता है हमें नेटफ्लिक्स, अब क्यों पैसे मांग रहे हैं। अब क्या पब्लिक जुगाड़ ढूंढ रही है कि बिना पैसा खर्च किए कैसे नेटफ्लिक्स यूज कर ले। तो बोले वो प्रॉब्लम हमने फेस किया। फिर क्या हो रहा है, पासवर्ड शेयरिंग हो रहा है, एक बंदा खरीदता है, 100 लोग देखते हैं, है ना, वैसा हो रहा है। तो बोले हमारे 10 मिलियन, मतलब 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है नेटफ्लिक्स के, बट नेटफ्लिक्स का शो 10 मिलियन लोगों ने देख रखा है। मतलब पता नहीं कैसे हो रहा है ये, ठीक है, तो सारा पासवर्ड शेयरिंग हो रहा है। अब ये तो सभी करते हैं, अमेजॉन प्राइम और उसमें भी होता है। हमने अमेजॉन प्राइम लिया था कोविड के टाइम पे, तो 999 रुपीज का 1 साल का पैकेज था। अब उसमें ना वो डिवाइस लिमिट नहीं थी, तो क्या हमने 2-3 लोगों ने मिलके लिया, मैं, मेरा भाई, उसका दोस्त, मेरा फ्रेंड, सब 4-5 लोगों ने मिलके लिया। तो हो गया, चलो भाई 150-200 रुपये पर हेड में पूरा साल यूज करेंगे। फिर वही होता है ना भाई, किसी को पासवर्ड नहीं देंगे, अपने पास ही रखेंगे। तो फिर अपने अपने दोस्तों को सबने 1-1, 2-2 को दे दिया। अब मेरे को 2 दोस्तों को, उनको मैंने दे दिया, उनको बोला आगे किसी को मत देना। उन्होंने भी अपने 2 दोस्तों को आगे दे दिया, आगे किसी को मत देना। और पूरा नेटवर्क चेन बन गया। और वो चेन कहाँ तक गया पता है, साल के एंड में जब वो साल खत्म हुआ, रिन्यूअल आया, तो मैं ऐसे ही डिवाइस सेटिंग्स चेक कर रहा था कि भाई कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस लॉग्ड इन है फ्रॉम दिस अकाउंट। 87 डिवाइसेस लॉग्ड इन थे, 87 डिफरेंट यूजर्स। तो मतलब 1000 रुपए में हम 90 लोगों ने पूरा साल अमेजॉन प्राइम यूज किया। उसमें प्राइम में फ्री डिलीवरी और वो सब भी आ जाता है, और पूरा OTT प्लेटफॉर्म भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सब मिला के जो है, जो पूरा देखोगे तो पर यूजर हमने 11 रुपए दिए अमेजोन वाले को, और उतने में पूरा साल यूज किया। तो सोचो क्या कंडीशन होगी। अब ऐसा अगर मार्केट होगा तो बेचारा नेटफ्लिक्स वाला कैसे पैसे कमाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, वो डिवाइस लिमिट कर दी और सब हो गया, ठीक है, वो सब चीजें हो गई। तो ऐसे करके फिर पासवर्ड शेयरिंग बंद कर दिया। अब इतने नंबर ऑफ डिवाइस पे आप लॉगिन नहीं कर सकते, एक पे लॉगिन करोगे दूसरे पे लॉग आउट करना पड़ेगा। अब जाके थोड़ा बहुत वो लोग पैसे कमा पा रहे हैं। अब ये सब चल ही रहा था, उतने में आ गया अपना जियो सिनेमा फ्री। बोले यार जैसे कैसे तो कमाना शुरू किया था, अब ये फ्री में लेके आ गया। अब देखो हॉटस्टार वाले की क्या हालत है। हॉटस्टार वाला बेचारा 50 रुपए महीने का सब्सक्रिप्शन दे रहा है, कम से कम बोले 49 रुपीज तो दे दो यार, क्या कर रहे हो। पब्लिक वो भी देने को रेडी नहीं है। अब फाइनली डिज्नी हॉटस्टार जो है वो जियो वाले ने टेक ओवर ही कर लिया। हॉटस्टार वाला बोला यार 50 रुपए भी कमाने तो दोगे नहीं, तुम लोग ले जाओ, चैनल ही ले जाओ हमारा, तुम लोग ही चला लो, क्या करना है वैसा। तो इतना टफ मार्केट है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने बात करें स्टैट्यूटरी वर्ड की, तो स्टैट्यूटरी मीन्स लीगल। तो ये टर्म का मीनिंग ध्यान रखना है आपको। बस ये लास्ट पॉइंट था, इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट है। कुछ पूछना है, नहीं समझ आया तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। आप देख लो कुछ पॉइंट है तो, तब तक मैं वो वेबसाइट का देख लेता हूँ, RTI कैसे फाइल होती है, क्या है, थोड़ा अपने उसके ऊपर देख लेते हैं।
तो ये वेबसाइट है rti.gov.in, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब इसमें आप देखो किस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन दे रखा है कि भाई आरटीआई एक्ट एग्जैक्टली है क्या, ये सब चीज़ें बता रखी है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो बता रखा है। देखो सीआईसी इसके बारे में बात हो रही है, स्टेट एसआईसी की बात हो रही है, अपेलेट अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं, काफ़ी चीज़ें दे रखी है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स पीआईओ उसकी लिस्ट है। तो जो कुछ अपन पढ़ रहे हैं ना वो सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। ऑनलाइन सर्विसेज में देखो क्या क्या अवेलेबल है, लॉज योर आरटीआई रिक्वेस्ट और अपील विद द सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, काफ़ी कुछ दे रखा है आरटीआई के बारे में सब कुछ। पब्लिकेशंस, कुछ वीडियो ऑडियो देखना है वो देख सकते हैं, सारा ऑप्शन है यहाँ पे। ये आपका पोर्टल है, कुछ स्पेसिफाई किया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट वाला मैटर हो, एनसीटी दिल्ली का मैटर हो, तो बोले यहाँ से मत फाइल करना, नहीं तो रिक्वेस्ट हम रिजेक्ट कर देंगे। पहले क्लियर कर दिया, वैसा हो गया। बाकी चीज़ें पेमेंट गेटवे के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, वो ऑप्शन भी दे दिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो यूपीआई भी ऐड कर दिया इसमें। तो ये सारा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे रहता है। इस तरीके से हम रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। अब रिक्वेस्ट सबमिट करनी है सपोज, गाइडलाइंस आ गए, सब कुछ है, ऑनलाइन ही करना है। घर बैठे कभी भी बैठे बैठे आरटीआई फाइल करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे रेगुलेशंस दे रखे हैं कि भाई पहले पढ़ लो, फिर अगर आपको सबमिट करना है आई हैव रेड, अपन पढ़ते तो है नहीं, सीधे आई हैव रेड सबमिट, फिर कुछ लोचा पड़ेगा तो देख लेंगे। अब देखो ये आ गया आरटीआई फाइल करने का फॉर्म। ये अगर आईसीएसआई में भी सपोज आपको इन फ्यूचर या वीएनएसयू में फाइल करना है तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। देखते हैं, देखो इतनी सारी अथॉरिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आईसीएसआई तो मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट अफेयर्स में ही आता है, तो वही सिलेक्ट करना चाहिए। पब्लिक अथॉरिटी है इसमें, देखो ये सब अथॉरिटीज हैं। आरओसी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है भाई किसमें है तो सीधा आप टाइप करके भी देख सकते हो। मुझे भी चेक करना पड़ेगा कि अपना सीएस वाला जो है कौन सी कैटेगरी में है। ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसी का पार्ट है आईसीएसआई, तो वो हो गया। अब इसमें आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, जेंडर, एड्रेस, ये सब डिटेल्स जो है आप मेंशन कर दो। सिटीजनशिप के बारे में बता दो, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला कुछ इश्यू है तो वो बता दो। अब आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो वो ये रहा टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसके अंदर आपको टाइप करना पड़ेगा कि भाई ये मेरा रोल नंबर है, मेरा नाम पूरा ये है, मैं इस रजिस्ट्रेशन नंबर से रजिस्टर्ड हूँ आईसीएसआई में, मैंने एग्जाम दिया था और मुझे इसके ये सब्जेक्ट्स के पेपर्स चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर टाइप करके लिख देनी है जो कुछ भी है, और उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन में प्रूफ अटैच करना पड़ेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो भी वो मांग रहे हैं, आपका जो एडमिट कार्ड होगा, हॉल टिकट होगी, तो वो चीज़ें आप अपलोड करो या डिटेल्स भरो और सबमिट कर दो। ये करोगे तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा और उसके बेस पे 30 डेज में आपको रिस्पॉन्ड करेंगे वैसा। तो ये ऑनलाइन सारा फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। अब यही चीज़ अगर आप जाओगे वो जोन ऑफिस में तो फिर वहाँ फिजिकली फॉर्म ले लो, यही चीज़ फिजिकली भरो और वहाँ फॉर्म सबमिट कर दो 10 रुपये में। यहाँ करोगे तो ऑनलाइन आप यूपीआई से 10 रुपये पे कर दो। बात एक ही है, कन्वीनियंस होगी, घर बैठे कभी भी 24/7 कोई भी आरटीआई फाइल कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद स्टेटस व्यू करना है आपका क्या हुआ, देखो सबमिट फर्स्ट अपील वो ऑप्शन भी है। तो जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ दिखेगी। यूजर मैन्यूअल देखते हैं, देखो सिटीजन मॉड्यूल आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपको जानना होगा भाई कैसे फाइल करते हैं। देखो पीडीएफ में स्टेप्स दे रखे हैं, तो वो सब भी उन्होंने किया हुआ है। तो ये जो रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही थी कि भाई गाइडलाइन तो बताओ तो सही, ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे। तो सारा ऑनलाइन फैसिलिटी एप्लीकेबल है और इजीली वो वर्क करता है वैसे।
ये सब दे रखा है इसके अंदर गाइडलाइंस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आरटीआई फाइल करनी है तो ऑनलाइन कभी भी आप फाइल कर सकते हो, तो इन फ्यूचर कभी नीड हो तो आपको काम आ सकती है। वैसा कॉन्टैक्ट अस वो सब डिटेल सब दे रखी है। लैंग्वेज ऑप्शंस भी है सारे, लोकल लैंग्वेज भी है, देखते हैं। इंग्लिश में आ रहा है, ठीक है। लिस्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज अवेलेबल, ओके। कौन कौन सी पब्लिक अथॉरिटी है जिनसे आप सवाल पूछ सकते हो, ये पूरी लिस्ट है। इनके अंदर सब कैटेगरी में काफी सारी होंगी, 271 से ऊपर कुछ नाम बोले हुए हैं, 2717 सॉरी 2000 से ऊपर है। ये सब डिपार्टमेंट्स कवर हो गए। इनमें से जिससे आपको सवाल पूछना पूछ सकते हो, तो आपके सामने ये लिस्ट है। क्लियर? बोलो और कुछ पूछना हो तो। क्लियर, आप समझ आ गए? तो बस आरटीआई में इतना रखते हैं, इसके साथ अपना चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट।